Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic under the main heading of Human Values and Professional Ethics, that is ethical decision making and its foundational principles. Means when we have to decide something and it must be ethical too, then what are the foundational principles which we have to take in care of? Okay, तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो सेवरल फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स आर द अंडरपिनिंग्स ऑफ बेस्ट एथिकल प्रैक्टिस एंड आर व्यूड एज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग विद इन द हेल्पिंग प्रोफेशंस। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस की नींव माना जाता है कि ये केंद्रीय हैं, इनको ध्यान में रख के ही आप कोई एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जो ये इस पे काम करने वाले लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 प्रिंसिपल्स दैट आर एट द कोर ऑफ एथिकल रीजनिंग इन हेल्थ केयर। हम लोग को एथिकल रीजनिंग पे भी बात करनी है, ठीक है। तो एथिकल रीजनिंग के उन्होंने बताया कि 4 प्रिंसिपल्स मेनली उन्होंने हेल्थ केयर में बताया, ये आप और प्रोफेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने नाम लिया ऑटोनॉमी का, जस्टिस का, बेनिफिशंस का एंड नॉन बेनिफिशंस का। तो लेकिन किचनर ने बाद में इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा, फिडेलिटी। उन्होंने कहा कि ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं वो इथिकल गाइडलाइन की कॉर्नर स्टोन की तरह काम करते हैं काउंसलर की। मतलब जी अगर आप काउंसलर की भूमिका में हैं, कोई आपके पास अपना कोई डायलेमा लेकर आया है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने की प्रोसेस में आपको देखना होगा इन 5 नियमों को 5 सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। Ethical guidelines cannot address all situations that a counselor is forced to confront. Reviewing these ethical principles, which serve as the foundation of the guidelines, often helps to clarify the issues involved in a given situation. कह रहे हैं कि अगर आप इन ethical principles को ध्यान में रखते हैं तो अक्सर जो हमको situation होती है, जो डायलेमा होता है, उसको सॉल्व करने में, उसको समझने में स्पष्ट रूप से मदद मिलती है। मतलब कि ये 5 नियम, फाउंडेशनल प्रिंसिपल को नियम कहें, सिद्धांत कहें, वो मुख्यतया ध्यान में रखे जाने चाहिए। तो और फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो कि ऑटोनॉमी, जस्टिस, बेनिफिशंस, नॉन बेनिफिशंस एंड फिडेलिटी है, आर ईच वाइटल इन एंड ऑफ देमसेल्व्स टू ए हेल्दी काउंसलिंग रिलेशनशिप। काउंसलर और काउंसली के बीच का रिलेशनशिप भी हेल्दी होना चाहिए, यानी कि जो काउंसली है वो ट्रस्ट कर रहा है काउंसलर पर। काउंसलर को भी साधारण दशाओं में, जब तक कोई एकदम बिल्कुल जरूरी ना हो जाए वो बात किसी और से शेयर करना, या पेरेंट से शेयर करना या किसी कॉन्फिडेंट से शेयर करना, तब तक उसको अपनी वो बात अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्ट करके आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है। बाई एक्सप्लोरिंग एन एथिकल डायलेमा विद रिगार्ड टू दीज प्रिंसिपल्स, ए काउंसलर मे कम टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज। यानी कि अगर इन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखता है काउंसलर, तो वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज के सामने आया होता है उसको की बेहतर समझ उसको हो सकती है, या बेहतर समझ करने में, बेहतर समझने में मदद मिलती है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। तो ऑटोनॉमी से शुरू करते हैं। ऑटोनॉमी इज द प्रिंसिपल दैट एड्रेसेस रेस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी कि जो ऑटोनॉमी जो सिद्धांत है वो एड्रेस करता है रिस्पेक्ट, सम्मान फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए और स्वनिर्धारण के लिए। मतलब हमने कुछ निश्चित किया है, सुनिश्चित किया अपने लिए, उसके लिए। द एसेंस ऑफ दिस The essence of this principle is allowing an individual the freedom of choice and action. इस सिद्धांत का जो मूल है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए चुनने की और कार्य करने की। It addresses the responsibility of the counselor to encourage clients when appropriate to make their own decisions and to act on their own values. ये सिद्धांत जो इट एड्रेसेस, ये एड्रेस करता है कि काउंसलर की ये जिम्मेदारी है कि वो क्लाइंट जो उसका है, जो काउंसली है, उसको इनकरेज करे कि जब आपको सही लगे तो आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन इनकरेजिंग क्लाइंट्स टू बी ऑटोनमस। आपको 2 बातें इसमें ध्यान देनी है कि कब आप क्लाइंट को कहेंगे कि आप अपना निर्णय ले सकते हैं। फर्स्ट, हेल्पिंग क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ देयर डिसीजंस एंड देयर वैल्यूज मे बी रिसीव्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी इन विच दे लिव। पहला कि क्लाइंट को आपको ये समझाना है कि वो जो निर्णय लेने जा रहा है वो और उसके मूल्य को समाज कैसे स्वीकार करेगा, समाज कैसे रिसीव करेगा जिसमें वो रहते हैं, एंड हाउ दे मे इम्पिंज ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स, और जो निर्णय वो लेने जा रहे हैं वो दूसरों के अधिकारों पर किस तरह प्रभाव डालेगा। द सेकंड कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू द क्लाइंट्स एबिलिटी टू मेक साउंड एंड रेशनल डिसीजन। और दूसरा कंसिडरेशन हमको ये ध्यान में रखना है कि जो क्लाइंट है
उसकी साउंड और रैशनल डिसीजन लेने की एबिलिटी क्या है. Persons not capable of making competent choices, such as children and some individuals with mental disabilities, should not be allowed to act on decisions that could harm themselves or others. वो लोग जो competent choices नहीं कर चुन सकते हैं, जैसे कि बच्चे या जिनको कोई mental disability है, उनको हमको allow नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ओके, दूसरा है फाउंडेशनल प्रिंसिपल आपका जस्टिस. Justice, as Kitchener points out, is treating equals equally and unequals unequally. मतलब जो समान है उसको समान तरीके से ट्रीट किया जाए, जो असमान है उनको असमान तरीके से ट्रीट किया जाए, बट इन प्रोपोर्शन टू देयर रेलेवेंट डिफरेंसेस, और उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उनमें अंतर विद्यमान है. जस्टिस डज नॉट मीन ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स द सेम. न्याय का ये मतलब नहीं होता है कि हमको सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट देना है. हम ये बात इक्वालिटी में कर चुके हैं. इफ एन इंडिविजुअल इज टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, द काउंसलर नीड्स टू बी एबल टू ऑफर ए रैशनल दैट एक्सप्लेन्स द नेसेसिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंटली. अगर हम किसी इंडिविजुअल को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो काउंसलर को ये लॉजिक बताना होगा कि क्या जरूरत थी, क्यों उचित था उसको अलग तरीके से ट्रीट करना. An example of justice is that a counselor would give a person who is blind a form that is in braille, or would go through the form with that individual orally instead of giving him or her a standard written form to fill out. तो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल जस्टिस का ये हो सकता है कि जैसे कोई आपके पास है, ब्लाइंड आदमी आया, उसको आपको, तो आप उसको या तो वो फॉर्म दीजिए जैसे जो ब्रेल लिपि में लिखा हो, या आप उसके साथ बैठकर वर्बली वो बोलिए और वो भरे. आप उसको दे देंगे तो वो भरेगा, कैसे भरेगा, वो तो देख ही नहीं सकता है, तो वो तो इनजस्टिस हो गया उसके साथ ना. बट द काउंसलर would treat him or her the same as any other client in all other records. लेकिन बाकी और आस्पेक्ट में उस क्लाइंट को भी आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप बाकी क्लाइंट्स को ट्रीट करेंगे, तब ये जस्टिस कहलाएगा. ओके, देन बेनिफिशियंस. Beneficence reflects the counselor's responsibility to contribute to the welfare of the client. Beneficence का मतलब है कि ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उसका क्लाइंट है उसके कल्याण में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, मतलब उसका भला करे. Simply stated, it means to do good, to be proactive and also to prevent harm when possible. इस साधारण शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जो काउंसलर है उसको अपने काउंसली या क्लाइंट का भला करना है, उसका अच्छा करना है, प्रोएक्टिव रहना है, हमें पहले से एक्टिव रहना कि कोई दिक्कत अगर आने वाली है तो उसके बारे में उसको हम पहले से बताएं, और उसको जहां तक हो सके हमें किसी भी नुकसान से बचाना है. बेनिफिशियंस कैन कम इन मैनी फॉर्म्स सच एज प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन एक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ क्लाइंट्स. ये कई फॉर्म्स में आ सकता है. फिर नॉन बेनिफिशियंस का मतलब है द कंसेप्ट ऑफ नॉट कॉजिंग हार्म टू अदर्स. बेनिफिशियंस आपको क्लाइंट का भला करना है लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है. ये नहीं कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपने क्लाइंट का भला नहीं करना है. ऑफन एक्सप्लेन्ड एज अबव ऑल डू नो हार्म, यानी कि सबसे पहले हमको अगर किसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है तो वो यही कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. This principle is considered by some to be the most critical of all the principles, even though theoretically they are all of equal weight. This principle reflects both the idea of not inflicting intentional harm and not engaging in actions that risk harming others. इसका मतलब है कि हम जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरा हम ऐसे किसी काम में भी इंगेज नहीं रहेंगे जिससे किसी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है. Weighing potential harm against potential benefits is important in a counselor's efforts towards ensuring no harm. है ना? यानी नो हार्म की पॉलिसी को हमको ध्यान में रखना है. और फिडेलिटी इन्वॉल्व्स द नोशंस ऑफ लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस एंड ऑनरिंग कमिटमेंट्स. हमने जो कमिटमेंट लिया है कि हाँ हम फला दिन आपको इसका रिजल्ट बताएंगे, इसकी रिपोर्ट बताएंगे, ये बताएंगे, तो हमें अपने कमिटमेंट को फुलफिल करना, उस पर कायम रहना है, हमको विश्वास पात्र बनना है. लॉयल्टी का नोशन इसके अंतर्गत है कि हम लॉयल हों अपने क्लाइंट के प्रति. क्लाइंट्स मस्ट बी एबल टू ट्रस्ट द काउंसलर. क्लाइंट को आपको ये लॉयल्टी शो करनी है, फेथफुल रहना है, ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, एंड हैव फेथ इन द थेरेपेटिक रिलेशनशिप इफ ग्रोथ इज टू अकर. और वो जो आपके और उसके बीच में थेरेपेटिक रिलेशनशिप है उस पर भी वो विश्वास कर सके. Therefore, the counselor must take care not to threaten the relationship or to leave obligations unfulfilled. इसलिए काउंसलर को जरूर ये ध्यान देना चाहिए कि उसके और काउंसलर के बीच का रिलेशनशिप, देखिए थेरेपेटिक है ना, मतलब कोई ना कोई ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ चल रहा है, तो वहां से थेरेपेटिक शब्द आया है, या हमको ऑब्लिगेशंस को अनफुलफिल्ड नहीं छोड़ना है, मतलब कि नॉट टू थ्रेटन, कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कि ये रिलेशनशिप खराब हो.
तो ये हैं वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जिनका कि काउंसलर को ध्यान रखना चाहिए जब उसके पास कोई क्लाइंट अपनी किसी डायलेमा, किसी प्रॉब्लम को, किसी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने आए। ऑटोनमी, हम ऑटोनमी आपको देंगे सारी सिचुएशंस बता के, और आपको ये इनकरेज भी करेंगे कि आप अपने लिए स्वयं निर्णय लें। हम जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। न्याय का मतलब ये नहीं है कि हम सबके संग समान ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। न्याय का मतलब यहाँ पे इक्विटी से लेना देना है। फिर हम जो अपने क्लाइंट है उसको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और हम जो फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे अपने क्लाइंट के प्रति। ये 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की बात ACA करता है, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, और थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट इन मैनी प्रोफेशंस इसको फॉलो किया जाता है। ओके, सो थैंक यू।